जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं हूं सुमिश्रा और हम लोग हैं दिव्य अकेडमी लर्निंग फ्रॉम डूइंग यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। प्यारे बच्चों, साइंस के मैराथन क्लास में बोर्ड एग्जाम के रिवीजन के लिए हमने जो मैराथन क्लास शुरू किया है उसमें ये पहले चैप्टर का वीडियो नंबर 2 है, जिसमें हम रासायनिक अभिक्रियाओं के संपूर्ण प्रकार के बारे में देखेंगे और साथ में हम देखेंगे कि संक्षारण क्या होता है और विकृत गंधिता किसे कहते हैं, और इस पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता है कि दिया गया अभिक्रिया किस प्रकार का है तो उसे कैसे पहचानें। बस आप ये वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार क्या होता है, कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका अपना वीडियो। मैं हूँ सुमिश्रा और रात के बज रहे हैं कुछ 9 के आसपास, 9:30 के आसपास। पता नहीं कब तक पहुँचेगा आप तक ये वीडियो। जब भी पहुँचेगा जरूर बताएं आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और कितने बजे देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाओं के प्रकार। हर हर महादेव। चलिए, सबसे पहला जो रासायनिक अभिक्रिया है, अंग्रेजी में इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है और हिंदी में हम इसे संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या संलयन अभिक्रिया या योगज अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अर्थात इन चार नामों में से किसी भी एक नाम का आपको अभिक्रिया मिल जाए कि इस पर टिप्पणी करिए बोर्ड एग्जाम में, तो आप समझिएगा ये चारों अभिक्रियाएं नाम अलग अलग है लेकिन हैं एक ही, ठीक है। तो संयोजन, संलयन, योगज या योगात्मक अभिक्रिया, इनको अंग्रेजी में हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कितना सरल है, और देखते हैं। देखो, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ये सब मिलकर जब एक ही उत्पाद बना लेते हैं, सब मिल गए, ए बी सी डी ई, ठीक, इतने हैं, इतने सब मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करें तो ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। या मान लो ए है, बी है, सी है, सब मिल गए, ए बी सी मिलकर एक ही उत्पाद बना रहे हैं। ए है, बी है, मिलकर एक ही उत्पाद बना रहे हैं, ठीक है, एक ही उत्पाद बना रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे इसे संयोजन अभिक्रिया। नहीं समझ में आया? देखिए ध्यान से मुझे, जब दो या दो से अधिक, देखिए एक अभिकारक, दो अभिकारक, तीन अभिकारक, चार अभिकारक, एक अभिकारक, दो अभिकारक, तीन अभिकारक, एक अभिकारक, दो अभिकारक, यानी एक से अधिक अभिकारक है या दो से अधिक अभिकारक हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया या संलयन अभिक्रिया या योगज अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया या फिर कहे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। चलिए उदाहरण के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास है सी, उसको हम जलाते हैं, अर्थात कार्बन को जब जलाया जाता है तो क्या बनता है, तो कार्बन के जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो देखिए इसमें कितने अभिकारक हैं, दो अभिकारक हैं। कितने उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। अर्थात यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया की, संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। चलिए अगर मान लीजिए इसी तरीके से हमसे पूछा जाए, बताइए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर जल का निर्माण करते हैं। इसको बैलेंस करना आपने सीखा हुआ है। दो ऑक्सीजन है, बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, तो 4 करने के लिए कैसे करते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ देखिए कितने अभिकारक हैं, 2, उत्पाद कितना है, 1, अर्थात अभिक्रिया कैसी है, संयोजन। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, अगर आपको लिखने के लिए पूछ लिया जाए कि संयोजन अभिक्रिया लिखिए, टिप्पणी करिए, तो आप क्या करेंगे, आपको सीधा सीधा लिखना है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। इसी अभिक्रिया को संलयन, योगज या योगात्मक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों इसी तरीके से एक दूसरी अभिक्रिया हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में। दूसरे प्रकार की अभिक्रिया होती है वियोजन।
वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, इसे हम डिसोसिएशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। पहली सी अभिक्रिया बिल्कुल आप जैसे प्यारे बच्चों की तरफ सीखते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? देखिए, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते थे। वियोजन अभिक्रिया उसका उल्टा होता है, इसमें एक अभिकारक मिलकर एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, अर्थात अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद बना लेता है। 2, 3, 4 मतलब एक से अधिक उत्पाद बन सकते हैं। उदाहरण की तरफ समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हम अगर गर्म करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो अगर देखा जाए तो यहाँ अभिकारक कितने हैं, एक, और उत्पाद कितना है, 2, अर्थात एकल अभिकारक एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, यानी यह अभिकारक टूटकर 2 उत्पाद बना लेता है। तो ऐसी अभिक्रिया किस अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है? वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है AgCl। AgCl को जब सूर्य के प्रकाश के सामने रखा जाता है तो ये टूट जाता है और टूटकर Ag+Cl2 बना लेता है। तो संतुलित करते हैं कुछ इस तरीके से। तो देखते हैं हम यहाँ पर एकल अभिकारक एक से अधिक प्रकार का उत्पाद बना रहा है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास है KCl और हम इसमें क्या करते हैं, विद्युत का प्रवाह करते हैं। विद्युत के प्रवाह में क्या होता है, ये टूट जाता है 2K+Cl2 में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एकल अभिकारक एक से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहा है, अर्थात यह अभिक्रिया कैसी है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है। एक चीज और कि आपको अगर इसे और डिटेल में समझना है तो देखिए यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया पहला किस प्रभाव के कारण हुआ है? ताप के कारण। तो हम इसे कह सकते हैं तापीय अपघटन या उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। और दूसरी अभिक्रिया हम देख सकते हैं सूर्य के प्रकाश के कारण हुआ है, तो हम इसे कह सकते हैं प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। इसी तरीके से तीसरा अभिक्रिया अगर हम देखते हैं तो यह हुआ है विद्युत के कारण, हम इसे कह सकते हैं विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया। अर्थात अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की हो सकती है, तापीय या उष्मीय, प्रकाशीय और विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा संयोजन अभिक्रिया, हमने सीखा वियोजन अभिक्रिया। हमने संयोजन अभिक्रिया में क्या सीखा? हमने सीखा कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? एक अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमने इतने प्रकार की अभिक्रियाओं को कंप्लीट कर लिया है। 2 प्रकार की अभिक्रियाएं हमारी अब कंप्लीट हो गई हैं। अब हम तीसरे प्रकार की अभिक्रिया को देखते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया तीसरे प्रकार की अभिक्रिया है। हम पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो तीसरे प्रकार की अभिक्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। क्या इसे भी किसी और नाम से जाना जा सकता है? जी हाँ, हम इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं एक ही होती हैं। ठीक है। चलिए अब देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है A+BC, तो जब ये C अपना स्थान चेंज कर ले और ये बना ले AC+B, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। देखिए इसमें अभिकारक की संख्या 2 है और उत्पाद की संख्या भी 2 है, अर्थात अभिकारक और उत्पाद ना तो घटे हैं ना तो बढ़े हैं। हमने सीखा था संयोजन अभिक्रिया में अभिकारक अधिक था और उत्पाद 1 बन रहा था। हमने सीखा था वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक 1 था और उत्पाद 1 से अधिक बन रहा था। लेकिन विस्थापन अभिक्रिया में जितना अभिकारक होता है उत्पाद की संख्या भी उतनी ही बनी रहती है। ठीक है। तो आइए उदाहरण के तौर पे इसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है जिंक प्लस
कॉपर सल्फेट। तो क्या होता है, यहाँ से जिंक अधिक क्रियाशील होता है, कॉपर कम क्रियाशील होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन अधिक क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है? तो प्यारे बच्चों, हमें ये सारी चीजें सक्रियता श्रेणी बताती है। सक्रियता श्रेणी अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप उसे नोट कर लीजिए। सक्रियता श्रेणी क्या होती है? तो सक्रियता श्रेणी जो हमें धातुओं की सक्रियता के क्रम को समझाती है। इसमें सबसे ऊपर आता है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम। पोटेशियम आता है, सोडियम आता है, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और फिर लास्ट में आता है गोल्ड। ठीक है, इस क्रम को आप याद कर सकते हो। नहीं दिख रहा है, चलिए मैं और अच्छे से लिख देता हूँ और सीधे क्रम में लिख देता हूँ, आप इसे अच्छे से याद करिएगा। तो सक्रियता श्रेणी मैं कहाँ लिख दूं बच्चों? इधर लिख दूं, शायद आपको दिख रहा होगा कि नहीं? हाँ, बड़ी दिक्कत है। तो देखो कहाँ लिखूं, मैं लिख देता हूँ सक्रियता श्रेणी, इधर लिख देता हूँ, देख लीजिएगा। तो सक्रियता श्रेणी लिखते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये है हमारी सक्रियता श्रेणी। ठीक है, तो हमें इस तरह से चलना है, तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक है, तो ये होता है हमारी सक्रियता श्रेणी। आपको नहीं याद हो रहा है, 2-3 बार इसे क्रम से बोलिए, मेरे साथ बोलिए। आपको बोलना है सबसे पहले पोटेशियम, फिर नीचे आ जाना है सोडियम, फिर ऊपर चलना है कैल्शियम, फिर नीचे आ जाना है मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर ऊपर चलना है जिंक, फिर नीचे आना है फेरस, फिर आपको उसके और नीचे आ जाना है। तो फेरस के बाद क्या आ जाता है? टिन, लेड और फिर साथ में आ जाता है हाइड्रोजन। फिर आपको बोलना है कॉपर, कॉपर के बाद क्या आता है? मरकरी या पारा, और उसके बाद क्या आता है? सिल्वर, और फिर गोल्ड, और फिर प्लेटिनम। ये होता है हमारी सक्रियता श्रेणी। इसमें जो तत्व ऊपर है वो अधिक सक्रियता दिखाता है और जो नीचे है वो कम दिखाता है। अर्थात ऊपर वाला तत्व अपने से नीचे स्थित धातुओं को उनके लवण विलयन से विस्थापित कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, जिंक है और कॉपर सल्फेट है। तो बताइए इस सक्रियता श्रेणी में जिंक और कॉपर कौन ऊपर है? तो सबसे पहले कौन आता है? जिंक। ऊपर के क्रम में सबसे पहले कौन आता है? जिंक। अर्थात जिंक कॉपर से अधिक सक्रिय है। तो जिंक क्या करता है? कॉपर को उसके विलयन से हटा देता है और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो ये बना लेता है क्या? बना लेता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब देखो, दो अभिकारक हैं, दो उत्पाद हैं, अर्थात अभिकारक और उत्पाद की संख्या क्या है? बराबर है। ऐसी स्थिति में प्यारे बच्चों इस प्रकार की अपक्रिया विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। विस्थापन अपक्रिया ये पहला प्रकार है विस्थापन अपक्रिया का। इस प्रकार की विस्थापन अपक्रिया को हम एकल विस्थापन, इस प्रकार की अपक्रिया को हम एकल विस्थापन अपक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर ये पहला है तो इसका मतलब दूसरा भी होगा। तो दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चों? दूसरे को हम उभय या द्विक विस्थापन के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है? इससे मान लीजिए हमारे पास है AB प्लस CD। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इसमें से अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को हटाकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। यानी ये B इसके साथ और D इसके साथ जुड़ जाता है। तो उत्पाद क्या बनता है? ये बन जाता है A के साथ अब क्या आ रहा है? D प्लस C के साथ कौन आया है? B। तो इस तरीके से हम देखते हैं। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि एकल विस्थापन है कि द्विक या उभय विस्थापन है? तो ध्यान दीजिएगा, जब एकल विस्थापन होगा तो एक आपको लवण विलयन मिलेगा और दूसरा केवल एक धातु मिलेगी। जबकि द्विक विस्थापन में क्या होगा? दोनों ही लवण विलयन के रूप में उपस्थित होंगे। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि एकल विस्थापन है या द्विक या उभय विस्थापन है। तो उम्मीद है आपको संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया,
विस्थापन अपक्रिया जो कि दो प्रकार की होती है, एकल विस्थापन, उभय विस्थापन। चलिए उभय विस्थापन की किसी उदाहरण को देख लेते हैं। हमारे पास है बैरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये Cl SO4 की जगह पर और SO4 Cl की जगह पर आ जाता है, और तो ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है BaSO4 प्लस NaCl। संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 लगा सकते हैं। तो इसमें देखिए ये भी लवण विलयन है और ये भी लवण विलयन है, और ये इस तरीके से परिवर्तित हो जाते हैं। तो 2 अभिकारक हैं, 2 उत्पाद हैं। अंतर क्या है, ये Cl SO4 की जगह पर और SO4 Cl की जगह पर आ गया है। तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम उभय या द्विक विस्थापन अपक्रिया के नाम से जानते हैं। मुझे उम्मीद है आपको संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया और विस्थापन अपक्रिया अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं चौथे प्रकार की अपक्रिया, जिसे हम क्या ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अपक्रिया के नाम से जानते हैं। ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अपक्रियाएं क्या है भैया। तो 3 अपक्रियाएं हो गई हैं कंप्लीट। चौथे अपक्रिया की हम लोग बढ़ते हैं। चौथे प्रकार की अपक्रिया है ऊष्माक्षेपी, मतलब ऊष्मा छोड़ने वाला अभिक्रिया। ऊष्मा छोड़ने वाला अपक्रिया, जी हाँ, ऊष्मा छोड़ने वाला अपक्रिया ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, अर्थात ऊष्मा सोखने वाला, अर्थात ऊष्मा लेने वाला, पकड़ने वाला अभिक्रिया। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो देखिएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है, अर्थात वातावरण में मुक्त हो जाती है। ऊष्मा उस अभिक्रिया के होने के तत्पश्चात उसमें से ऊष्मा बाहर निकलती है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी। जो अभिक्रिया होने पर ऊष्मा छोड़े, बाहर की ओर छोड़े, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। कंफ्यूजन ये होता है कि हम कैसे जानेंगे कोई रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी है कि नहीं है, ये कैसे जानेंगे। तो देखिए कोई रासायनिक अभिक्रिया अगर लिखा रहेगा, जैसे मान लीजिए इस तरीके से लिखा है C+O2 और बना रहा है CO2, साथ में लिखा है प्लस 94 किलो कैलोरी। ठीक है, इस प्रकार की लिखा हुआ अभिक्रिया जो है आपको लिखी हुई मिल जाती है। तो हम कैसे पहचानेंगे किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए आपको सिर्फ ये साइन है जो आपको बता सकता है कि ये ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। अर्थात अगर किसी ऊष्मा का मान दिया हुआ है और उसके सामने उत्पाद की तरफ में प्लस लगा हुआ है, तो हम समझ जाएंगे यह अभिक्रिया किस प्रकार का है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और अगर इस तरीके से कोई अभिक्रिया मिला हो, जैसे N2 है और O2 है और ये बना रहा है 2NO, साथ में इधर लिखा है -45 किलो कैलोरी, अर्थात हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर चार्ज है माइनस का, मतलब इस अभिक्रिया को कराने के लिए हमें अलग से ऊष्मा देना पड़ता है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जो अभिक्रिया होने पर ऊष्मा बाहर की ओर, वातावरण की ओर निकालता है। इसी अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पाद की तरफ धन लिख के दिखाया जाता है, ऊष्मा की मात्रा को। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसे करवाने के लिए हमें अलग से ऊष्मा देनी पड़ती है, खर्च करनी पड़ती है, यानी ये ऊष्मा लेता है। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे N2 + O2 बना रहा है 2NO और इसमें देखो -45 किलो कैलोरी की ऊष्मा हमें इसे देनी पड़ती है, यानी यहाँ घाटा हो रहा है। तो ये कौन है, ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी टाइप के जो दोस्त हैं उनसे दूर रहिए। ठीक है, वो आपका समय सोख लेंगे और आपको परीक्षा में पढ़ने नहीं देंगे। ठीक है, पढ़ना है, एग्जाम आ रहा है। कक्षा 10 के बच्चों, आपके लिए मैं रात जग के वीडियो बना रहा हूँ, पढ़ के आपको अच्छे नंबर लाने हैं। ठीक है, मेरे साथ आपको भी मेहनत करनी है। चलिए आगे बच्चों के रिवीजन करवाते हैं और अब पढ़ते हैं बहुत इंटरेस्टिंग अभिक्रिया है। तो 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को हमने पढ़ लिया है। कुछ और नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रकार की अभिक्रिया तो अब आ गई है हमारे बच्चों के सामने। अच्छे बच्चे मेरे साथ मेहनत करेंगे और बोर्ड एग्जाम में 90+ नंबर्स लाएंगे, है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 5वें प्रकार की अभिक्रिया कौन सी है भैया, कौन सी अभिक्रिया है, तो ये है
बाजे गाजे के साथ आने वाली अपक्रिया, और इसका नाम है क्या? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, हाँ ऑक्सीकरण। इसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और एक होता है अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम एक और नाम से जानते हैं, उपचयन, उपचयन अभिक्रिया, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये रहा अपना ऑक्सीकरण। वाह, अपचयन का कुछ नाम है? हाँ, अपचयन को हम अवकरण, करण नहीं, अवकरण अभिक्रिया, अंग्रेजी में इसका नाम होता है। अरे भाई बिल्कुल होता है, अंग्रेज कुछ छोड़े थोड़ी ना, रिडक्शन रिएक्शन, है ना। तो ये है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीकरण समझते हैं, इसका जस्ट अपोजिट होता है अपचयन अपक्रिया। ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है ये, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ भी चुका है और आगे भी आने की प्रबल संभावना इसकी रहती है। तो इसलिए इस टॉपिक को जरूर देखिएगा, वीडियो तो देखना ही पड़ेगा बच्चा, 10 का एग्जाम है। चलो, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। तो क्या होता है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन जुड़ता है, जुड़ता है ऑक्सीजन, ठीक है, जब किसी अभिकारक में ऑक्सीजन जुड़ जाए और नए प्रकार का उत्पाद बना ले, तो कैसी अपक्रिया कहलाएगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी ऑक्सीकरण अपक्रिया। और तब अपचयन का होगा, ऑक्सीजन निकल जाए। वाह, कितने अच्छे बच्चे, निकल जाए। ठीक है, तो जब किसी रासायनिक अपक्रिया के दौरान ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण अपक्रिया, और अगर ऑक्सीजन निकलता है तो अपचयन अपक्रिया। इसी तरीके से जब किसी रासायनिक अपक्रिया के दौरान हाइड्रोजन निकलता है तो भी ऑक्सीकरण अपक्रिया, और यदि हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, तब क्या कहलाएगा? अपचयन अपक्रिया। कंफ्यूजन हो गई सर, क्या लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में अगर पूछ लिया ऑक्सीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, मैं बता रहा हूँ क्या लिखना है। लिखो, जब किसी रासायनिक अपक्रिया के दौरान ऑक्सीजन जुड़ता हो या हाइड्रोजन निकलता हो तो ऐसी अपक्रिया ऑक्सीकरण अपक्रिया के नाम से जानी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए अपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकले या हाइड्रोजन जुड़ जाए, अपचयन अपक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, क्या इसकी कोई और परिभाषा है? हाँ बिल्कुल है भाई। अच्छा, एक बात बताओ, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आता है? ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आता है। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन जुड़ेगा यानी माइनस जुड़ेगा तो माइनस की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो माइनस वाले, माइनस को हम कहते हैं ऋण विद्युती। क्या कहा जाता है बच्चों? ऋण विद्युती। तो ऋण विद्युती जो तत्व हैं, इनकी संख्या, ऋण विद्युत तत्वों की संख्या में वृद्धि। अगर ऋण विद्युत तत्वों की संख्या में, ऋण विद्युती तत्वों की संख्या में वृद्धि हो रही है तो ऑक्सीकरण अपक्रिया है। और इसका उल्टा अपना अपचयन, क्या? ऋण विद्युती तत्वों की संख्या में कमी। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। कोई और है क्या? हाँ, हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आता है? आमतौर पे प्लस आता है, माइनस भी आता है, लेकिन हाइड्रोजन पे आता कैसा है? प्लस। तो अगर हाइड्रोजन निकलेगा अर्थात प्लस वाला निकलेगा, मतलब जो धन विद्युती होते हैं वो कम हो जाएंगे अगर निकलेंगे। तो हम कह सकते हैं क्या? धन विद्युती तत्वों की संख्या में कमी। हम कह सकते हैं धन विद्युती तत्वों की संख्या में कमी क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी तरीके से बताओ, अपचयन क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, क्या? धन विद्युती तत्वों की संख्या में यहाँ कमी है तो वहां क्या हो जाएगी? वृद्धि। चालाक बच्चे, वेरी गुड। और ये एक और डेफिनेशन बता सकते हो क्या? हाँ भाई बिल्कुल बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते? देखो, एक और डेफिनेशन इस रिएक्शन के बारे में हम बता सकते हैं क्या, कि अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो जाए,
तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण अवक्रिया। इसका उल्टा क्या होगा? अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या हो जाए? वृद्धि, तो क्या कहलाएगा बच्चों? अपचयन अवक्रिया। तो इसे कहते हैं ऑक्सीकरण अवक्रिया, अपचयन अवक्रिया। तो ध्यान समझो, ऑक्सीकरण अवक्रिया क्या होता है? जब ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है, ऑक्सीकरण अवक्रिया कहलाता है। या जब ऋण विद्युतीय तत्व की संख्या बढ़ती है अथवा धन विद्युतीय तत्व की संख्या घटती है, तब भी ऑक्सीकरण अवक्रिया कहलाता है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है तो ऑक्सीकरण अवक्रिया कहलाता है। बस आप ये याद कर लो, इसका उल्टा ही यहाँ पर होता है, अपचयन अवक्रिया होती है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है क्या? क्या लोगे चलाक बच्चे। चलो बढ़ते हैं। रात के बजने वाले हैं 10। पंडित जी कर रहे हैं मेहनत, बच्चे सो रहे हैं। पंडित जी मूर्ख, सोचना मत, श्राप दे दूंगा गधों। चलो क्या करते हैं, हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ भाई, एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, जैसे कार्बन को हमने जलाया, कार्बनवा को हमने जलाया, जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजनवा। अब इसको जलाएंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड बन गया प्यारे बच्चों। ध्यान से देखो, यहाँ पे कार्बन था अकेला और यहाँ पे कार्बन के साथ क्या आ गया है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का जोड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। अर्थात कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया है? ऑक्सीकरण। कहां से मिला ऑक्सीजन? ऑक्सीजन ने दिया। अर्थात ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया है? अपचयन। ऑक्सीजन कब दिया होगा? O2 में से एक ऑक्सीजन इसको मिला होगा, ठीक है, या O2 में से कई ऑक्सीजन निकल के इसको जुड़ गया होगा, इसमें जुड़ गया होगा, तब ये CO2 बन गया होगा। चलिए इसी तरीके से इसको देखते हैं, इसमें क्या होता है। ठीक है, चलो जैसे हमारे पास है H2O, टूट गया किसमें? H2 प्लस O2 में। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ देखो, H2O से आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो और इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि H2O से ये क्या हो गया? ऑक्सीजन अलग हो गया। तो जब H2O से ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन का निकलना हो जाएगा, तो हम इसे क्या कहेंगे? अपचयन अवक्रिया कह देंगे। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल है? बिल्कुल है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हम लोगों के पास एग्जाम्पल की कमी थोड़ी ना है ना बच्चों। चलो देखते हैं। मान लो अपने पास है जिंक प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। इसकी अपक्रिया जब करवाते हैं तो ये बना लेता है जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। अब एक बात बताओ बच्चों, यहाँ जिंक है अकेला, अब यहाँ जिंक के साथ क्या हो गया है? क्लोरीन। अब यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड है और यहाँ हाइड्रोजन हो गया है क्या? अकेला। ठीक है, तो जिंक अकेला था, अब उसके साथ आ गया है ऋण विद्युतीय तत्व। यहाँ कोई ऋण विद्युतीय तत्व नहीं है और यहाँ क्या हो गया है? ऋण विद्युतीय तत्वों की संख्या बढ़ गई है। तो ऋण विद्युतीय तत्वों की संख्या बढ़ती है तो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ठीक है, और यहाँ देखो HCl है, तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, यह हाइड्रोजन अकेला पड़ जा रहा है, तो इसका खुद का क्या हो जा रहा है? अपचयन। समझ पा रहे हो? तो ऑक्सीकरण अपचयन आपको समझ में आ रहा है? चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए। चलिए प्यारे बच्चे, अच्छे बच्चे, एक टॉपिक छूट रहा है सर, बता नहीं रहे हैं, जिसके लिए हम वीडियो देख रहे हैं, जिसका नाम है ऑक्सीकारक अपचायक। तो प्यारे बच्चों, अगर आप किसी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन पहचान पा रहे हो तो ऑक्सीकारक और अपचायक पहचानने की जरूरत नहीं है। क्या ये क्या बोल रहे हैं सर? ऑक्सीकारक अपचायक नहीं पहचान पाएंगे? ये पहचान नहीं पाओगे ऐसा थोड़ी ना, मैंने कहा पहचानने की जरूरत नहीं है, मैंने ये कहा। देखो, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे उल्टा यानी अपचायक बोला जाता है, जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक बोला जाता है। ठीक है, अर्थात जिसका ऑक्सीकरण हो जाएगा उसे अपचायक बोल दो, जिसका अपचयन हो रहा है उसे ऑक्सीकारक बोल दो। ठीक है, चलो एग्जाम्पल के थ्रू में से समझते हैं। आ रहा है वीडियो? हाँ सही से तो आ रहा है। चलिए समझते हैं, वीडियो आ रहा है सही से। रात के अंधेरे में मेहनत, बच्चे सोते हैं, टीचर्स मेहनत करते हैं, गुरुकुल पद्धति वापस आनी पड़ेगी, है ना। चलो देखो बच्चा,
जिंक है, कॉपर सल्फेट है, वह हम क्या करते हैं, अब ये आपस में क्रिया करके, अभी तो आपने पढ़ा था जिंकवा अधिक क्रियाशील, कपरवा कम क्रियाशील, तो क्या करेगा, जिंकवा कपरवा को हटा देगा, कपरवा बेचारा अकेला पड़ जाएगा और ये बना लेगा जिंक सल्फेट, और कपरवा बेचारा क्या हो जाएगा, कपरवा, कॉपर, कपरवा, बच्चों का कपरवा। चलो 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 करते हैं। तो देखो यहाँ जिंक है अकेला और यहाँ जिंक के साथ हो गया है SO4, यानी जिंक अकेला था और SO4 बन गया है। अब इसका क्या हो गया है, ऑक्सीकरण। कैसे ऑक्सीकरण हो गया, जब कोई अकेला रहता है तो उसका चार्ज माना जाता है 0। अब यहाँ देखो SO4 पर चार्ज जानते हो कितना, -2, तो जिंक पर कितना आ गया है, +2, 0 चार्ज था +2 हो गया है, अर्थात इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं। त्याग दिए हैं मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब इसका क्या हुआ है बच्चों, ऑक्सीकरण। कितने तेज तर्राक बच्चे हैं। अब देखो CuSO4 से Cu में हो रहा है अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन। कैसे जानेंगे सर, तो देखो बच्चों CuSO4, SO4 पर कितना होता है -2, तो Cu पर क्या हो गया +2, अब Cu अकेला तो क्या हो गया, चार्ज 0, +2 अर्थात 2 की कमी थी, 0 हो गया, कोई कमी ना रह गई, कोई कमी नहीं रह गई, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लिया है ना, लिया तभी तो कमी पूरी हुई। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लिया है मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ा है तो क्या हो जाएगा, अपचयन। ठीक है, तो हमने पहचान लिया किसका ऑक्सीकरण हुआ है, हमने पहचान लिया किसका अपचयन हुआ है। अब सिंपल सी बात है, जिसका ऑक्सीकरण होगा उसे क्या बोलना है, अपचायक। अर्थात जिंक यहाँ पर जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहाँ पर जिंक क्या है बच्चों, अपचायक। इसका अपचयन हो रहा है, यानी कॉपर सल्फेट का कॉपर में अपचयन हो रहा है, यानी कॉपर सल्फेट यहाँ पर क्या है, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। उम्मीद है आपको अब ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकारक, अपचायक दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो एक बार फिर से देखिए, रिपीट करिए, ट्राई करिए, अंडरस्टैंड करिए। कोई भी दिक्कत हो रही है नीचे हमें बताइए, हम फिर से ट्राई करेंगे। देखो हमें चाहिए बढ़िया रिजल्ट, आप मेहनत करो, हम आपसे 2 गुना ज़्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, चलो टॉपिक बस खत्म होने वाला है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों को हमने कंप्लीट कर लिया है और ये चैप्टर अब होने वाला है समाप्त। चैप्टर के लास्ट में मिलेगा एक क्वेश्चन 23 तर्राक बच्चों के लिए, है ना। बच्चों को उल्लू कहता हूँ, रात रात जग के मैं वीडियो बनाता हूँ, मतलब उल्लू तो नहीं हूं ना मैं, हूँ गधे। चलो अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार तो हो गए हैं कंप्लीट, तो आगे क्या पढ़ना है, अब इसमें 2 टॉपिक बच जाता है। एक होता है संक्षारण, संक्षारण, और दूसरा होता है बच्चों विकृत गंधिता। संक्षारण और विकृत गंधिता। तो संक्षारण क्या होता है, नम वायु के कारण, नम वायु के कारण सतही धातु, यानी सतह धातु जो है उसका क्षरण, सतह धातु का क्या, क्षरण। नम वायु के कारण सतह धातु का क्षरण क्या कहलाता है, संक्षारण। एक लाइन की डिफिनीशन याद कर लो, संक्षारण बहुत बार पूछा गया है। तो संक्षारण क्या है, नम वायु के कारण सतह धातु का क्षरण संक्षारण कहलाता है। ठीक है, जैसे जैसे क्या कह सकते हो, जैसे कह सकते हो लोहे में जंग लगना। तो लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है, संक्षारण की क्रिया का उदाहरण है। तो लोहे में जंग लगना क्या होता है, संक्षारण की क्रिया होती है। चांदी पर काली परत जमना किसका उदाहरण है, संक्षारण की क्रिया का उदाहरण है, जमना। ठीक है, तो ये हो गया संक्षारण। संक्षारण की क्रिया को रोका जा सकता है जी, रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन इसे कुछ हद तक बहुत कम किया जा सकता है। कैसे, पेंट करके। कैसे, पेंट करके, पेंटिंग होती है ना, वही, कुछ और नहीं, पेंट करके रोका जा सकता है। और कैसे रोक सकते हैं, यसद लेपन। यसद लेपन, यसद लेपन क्या होता है बच्चों, जिंक की परत, जिंक की परत। ठीक है, जिंक की पतली परत किसी धातु पर चढ़ाना यसद लेपन कहलाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो नम वायु है वो धातु के सीधे संपर्क में नहीं आ पाती है। जब आप धातु को पेंट कर दोगे तो इस धातु पर एक परत जम गई, अब जो नम वायु है वो सीधा धातु से संपर्क नहीं कर पाएगा, अब वो परत पे आ जाएगा, धातु से सीधा संपर्क नहीं होगा, तो वह उसका
जो है कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, अर्थात उसका क्षरण नहीं कर पाएगा, अतः धातु का जो है संक्षारण नहीं होगा या कुछ समय पश्चात होगा या बहुत धीमा होगा। अतः हम इस तरीके से संक्षारण की क्रिया को कम कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो संक्षारण हमने समझ लिया है। अब देखते हैं विकृत गंधिता क्या होता है। तो जो खाने पीने वाली चीजें होती हैं इसमें मौजूद होता है तेल तथा वसा। ठीक है, तो तेल तथा वसा के खाने वाली चीजों का मंद ऑक्सीकरण के फलस्वरूप स्वाद एवं गंध में परिवर्तन। तो तेल तथा वसा के कारण खाने पीने वाली चीजों में मंद ऑक्सीकरण के फलस्वरूप स्वाद एवं गंध में परिवर्तन क्या कहलाता है? विकृत गंधिता। जैसे गर्मियों के दिनों में हम अगर रोटी सुबह से शाम तक या दाल सब्जी कुछ भी हो सुबह से शाम तक रखे रहते हैं तो वो उसमें स्मेल आ जाता है, अब वो खाने लायक नहीं रहता है, अर्थात उसमें कौन सा गुण आ गया है? विकृत गंधिता का गुण आ गया है, वो खाने लायक नहीं रह जाता है। ठीक है, तो वो क्यों हुआ है? उसमें उपस्थित तेल और वसा के कारण होता है ऐसा। ठीक है, और उनका क्या होता है? मंद ऑक्सीकरण। ठीक है, अगर कोई पूछे बताइए विकृत गंधिता किस प्रकार की अपक्रिया है, तो मंद ऑक्सीकरण अपक्रिया है। अगर कोई पूछे संक्षारण किस प्रकार की अपक्रिया है, तो धातुओं का क्षरण नम वायु मतलब क्या होता है? उसमें H2O प्रेजेंस होता है, H2O क्या कराता है? उसका ऑक्सीकरण। तो संक्षारण भी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है और विकृत गंधिता भी क्या है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। तो क्या विकृत गंधिता को भी रोका जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल रोका जा सकता है। तो जो चिप्स का पैकेट आता है उसमें हवा मिलता है, हवा क्यों मिलता है? वो हवा नहीं होता है, दरअसल नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन एक कम क्रियाशील वाला गैस है, उसे भरा जाता है, जिसकी वजह से खाने वाली चीजें कुछ देर तक जो है या कुछ दिनों तक सही से रखी जा सकती हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि नाइट्रोजन भरने से सीधे वातावरण का जो वायु है वो खाने वाली चीजों में प्रभाव नहीं डाल पाता है, क्योंकि बीच में नाइट्रोजन रहता है, जिससे उससे अपक्रिया नहीं हो पाती है और हमारा खाने वाली चीजें जो होती हैं चिप्स वगैरह जो होता है कुछ दिनों तक सही रहता है, अतः हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये होता है विकृत गंधिता और इसे हम कहते हैं संक्षारण। इस तरीके से हमने पहला चैप्टर रासायनिक अपक्रियाएं एवं उनके समीकरण सफलतापूर्वक बढ़िया से कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आया होगा। पूरा देखिए, बोर्ड एग्जाम के नजरिए से हम लोग इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं। इस चैप्टर को नहीं, पूरे साइंस को कंप्लीट करवाएंगे। देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। देखिए, रात के 10 बजे तक हम लोग मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आपसे अपेक्षा है कि आप भी हमारा सहयोग करेंगे और हमें जो है बहुत खुशी होगी कि अगर आपका नंबर साइंस में हमारी वजह से अच्छा आता है। थैंक यू सो मच।